Hi. Well, ever you thought what is the property which decides what is the drift angle of the aeroplane so that it may reach the proper destination in presence of the flow of wind? We know जब wind flow करती है तो उसकी वजह से हमारा plane drift करता है और हमें इस drift angle को account में लेके चलना होगा. हमें इस drift angle को account में लेना होता है क्योंकि तभी plane हमारा proper destination पे पहुंच पाता है. तो यहाँ पे जो tool का use होता है वो होता है vectors. Now, vectors is basically one of the core tool, one of the core topic of the subject जो फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक में अप्लाई होना है. और आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद दिस ब्यूटीफुल टॉपिक वेक्टर्स. ओके, सी अगर आप लैटिन में देखो तो वेक्टर का मतलब होता है कैरियर और ट्रांसपोर्टर, यानी टू कैरी समथिंग. और ये क्या कैरी करता है? तो फिजिक्स में ये एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. फिजिक्स में ये एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कैरी करती है. ठीक, तो लैटिन में वेक्टर का मतलब होता है कैरियर, मींस टू कैरी समथिंग. नाउ इफ वी सी कि हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगा, हम अगर एक आउटलाइन समझ ले कि वेक्टर्स में हम किस तरीके से आगे मूव करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर्स होता क्या है, उसको किस तरीके से हम ग्राफिकली या पिक्टोरियल वे में बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं, क्योंकि देखो जो वेक्टर्स क्वांटिटीज होंगी उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब अलग तरीके के रूल्स से होंगे जो हमारे सिंपल मैथ से, अलजेब्रा से अलग होते हैं. ठीक, तो यहां हम देखेंगे पॉलीगन लॉ, कि पॉलीगन लॉ एक स्पेशल काइंड ऑफ टूल होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिससे आप वेक्टर्स को ऐड करते हो. Then we will see triangle law, which will be a special kind of polygon law because we know triangle is also a polygon. उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि टेंसर्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि टेंसर्स एक ब्रॉडर फैमिली होती है और स्केलर्स, वेक्टर्स ये सब टेंसर्स ही होते हैं डिफरेंट रैंक्स के. जैसे स्केलर को कहा जाता है टेंसर ऑफ रैंक 0, वेक्टर्स होते हैं टेंसर ऑफ रैंक 1, और वैसा ही हायर रैंक के टेंसर्स होते हैं जो ना स्केलर्स में आएंगे ना वेक्टर्स में आएंगे. फिर हम यहां पे थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे रिजिड तरीके से कि वेक्टर का कंडीशन क्या होती है, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो उसमें होना ही चाहिए, और क्या कंडीशन होनी चाहिए किसी क्वांटिटी को वेक्टर कहलाने के लिए. कई बार आप सोचते होंगे कि करंट में डायरेक्शन भी है तो व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर. तो ये सब पॉइंट हम यहां पे देखेंगे. उसके बाद हम आएंगे हाउ टू टेक द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, एंड देन फाइनली वी विल सी the meaning of dot and cross product, that is a multiplication of vector, and the application of dot and cross product. तो ये हमारा आउटलाइन होगा, ये हमारा रोड मैप होगा जिसपे हम आगे मूव करेंगे. अगर आप देखो तो वेक्टर्स को आप अपने लाइफ में, सराउंडिंग्स में चारों तरफ देख सकते हो कि वो चारों तरफ अप्लाई होता है. उसके थ्रू हम कई फिनोमेना को समझ पाते हैं. जैसे अगर आप एक कॉमन नेचुरल फिनोमेना देखो, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, तो जब बर्ड फ्लाई करती है तो आगे हम देखेंगे इसमें जो लिफ्ट फोर्स लगती है जिसकी वजह से इसके विंग्स जब फ्लटर करते हैं तो ये फ्लाई करती है. तो यहां पे आप वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन से इसको समझ पाते हो. उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर कोड्स देखो, कंप्यूटर प्रोग्राम्स देखो जो रोबोटिक्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो यहां पे भी वेक्टर्स का एप्लीकेशन होता है. तो वी कैन सी कि वेक्टर वे आर सराउंडेड बाय एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स. Now, if we see कि भाई वेक्टर्स है क्या, तो we all know what is a physical quantity, a quantity which can be measured. In fact, फिजिक्स में आप केवल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ही डील करते हो. लेंथ, मास, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है. तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विल बी अ फिजिकल क्वांटिटी. अब देखो हर फिजिकल क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है जो ये बताता है हाउ मच, कितना. जैसे आपने कहा द मास इज 10 kg. So when you're saying the mass is 10 kg, when you're saying the mass is 10 kg, तो ये आपको बता रहा है how much. This can be termed as the magnitude. अब देखो मैग्नीट्यूड में आप दो चीजें कह सकते हो, एक तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, एक ये क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और एक रेफरेंस होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप बताते हो वो कितना टाइम्स है. ये मेजरमेंट में हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या हो गया, ये हमारा यूनिट हो गया. ठीक है, दिस होल थिंग मे बी टर्म्ड एज व्हाट, द मैग्नीट्यूड. दिस होल थिंग मे बी टर्म्ड एज द मैग्नीट्यूड. ओके, तो हर क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है जो ये बताता है कि वो कितनी बड़ी है, हाउ मच. ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो केवल मैग्नीट्यूड को कंटेन करती हैं, जो केवल बताती है हाउ मच,
which can be said as the magnitude or the strength of the quantity, such quantities are called scalar quantities. उन quantities को हम क्या कहते हैं? Scalar quantities. ठीक है? Now कुछ quantities ऐसी होती हैं जो अपार्ट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड आपको ये भी बताती है वेयर, यानी उनकी ओरिएंटेशन बताता है, उनका डायरेक्शन बताता है, यानी वो हाउ मच तो बताती ही बताती हैं, साथ में ये भी बताती हैं कि वेयर द क्वांटिटी इज पॉइंटिंग. ठीक है, यानी दे टेल यू द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. और ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी. ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. यानी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी सेड to be the class of physical quantities. Basically, it is a physical quantity. So it is a class of physical quantities which has both the magnitude as well as the direction. आगे हम और थोड़ा सा फॉर्मली इसे डिफाइन करेंगे कि इसके साथ साथ एक और कंडीशन होगी कि ये वेक्टर लॉज को, जैसे पॉलीगन लॉ है, ट्राइंगल लॉ है, उसे भी ओबे करने चाहिए, बट वो हम अभी बाद में डेफिनेशन में आएंगे, पहले हम उन लॉ को थोड़ा समझ लेंगे. ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आप कह सकते हो कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है. अब अगर आप देखो, कई क्वांटिटीज आपने बहुत ही लोअर क्लासेस से पढ़ी हुई है. व्हेन यू टॉक अबाउट मास, मान लो मैं कहता हूं कि आपका मास कितना है, और आपने कहा कि आपका मास है से 48 kg. तो व्हेन यू आर सेइंग योर मास इज 48 kg, you can see no direction is associated with the mass. You're not saying your mass is 48 kg along north, या आप ये नहीं कह रहे कि आपका मास 48 kg है साउथ की तरफ. No, you're simply giving the magnitude, and as I told you, magnitude means a number and a unit. तो आप केवल एक मैग्नीट्यूड बता रहे हो कि भाई मेरा मास 48 kg है, तो यहां कोई डायरेक्शन नहीं है. इट इज अ काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी. बट मान लो आप किसी ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो, एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स, से आपने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई. अब मैं आपसे पूछता हूं भाई आप कितनी फोर्स लगा रहे हो, तो आप मेरे को जवाब देते हो कि आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स टुवर्ड्स नॉर्थ. तो अभी देखो, आपने मेरे को दो चीजें बताई. आप मुझे बता रहे हो एक तो मैग्नीट्यूड ना, कि आप 20 न्यूटन्स की फोर्स लगा रहे हो, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड. ये हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड. और साथ में आप मुझे ये भी बता रहे हो कि आपकी फोर्स का डायरेक्शन किधर है, उसका ओरिएंटेशन किधर है. आप बता रहे हो कि आप नॉर्थ की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो यहां पे आप डायरेक्शन भी मेरे को बता रहे हो. तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई ना. अब अगर मान लो आप 20 न्यूटन की फोर्स नॉर्थ की जगह साउथ की तरफ लगाओ, तो दो द मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम बट द डायरेक्शन विल चेंज, सो द क्वांटिटी विल चेंज. गॉट अ पॉइंट? तो वेक्टर इज एसोसिएटेड विद बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. In the same way, we all know when we talk about the distance and the displacement, तो distance is a scalar quantity. ये केवल क्या बताएगा आपको? मैग्नीट्यूड. जैसे आपने कहा कि आपने ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया? स्केलर. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो यू ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल. अब आपने कहा भाई आपने ट्रेवल किया 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो ये क्या हो गया अपना? ये हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी. जैसे मान लो मैं, आपने मेरे को इनवाइट किया घर पे, जैसे आपने मुझे लंच पे इनवाइट किया, और मैं आपके घर के पास में हूं, मेरे को घर आपका लोकेट करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको कॉल किया और मैं पूछा भाई मैं आपके घर के पास में हूं, मुझे किधर आना है. नो, व्हाट यू विल टेल मी? आप मुझे केवल मैग्नीट्यूड बताओगे या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताओगे? अगर आप मुझसे कहते हो कि भाई आप ऐसा करो 200 मीटर 200 मीटर आ जाओ, तो आई विल नॉट बी एबल टू लोकेट योर होम. तो आप मुझे मैग्नीट्यूड बताओगे 200 मीटर और आप मुझे डायरेक्शन बताओगे कि आप सीधे आओ, उधर से राइट ले लो ना, तो यू आर स्पेसिफाइंग अ डिस्प्लेसमेंट फॉर मी ना. आप मुझे एक डायरेक्टेड डिस्टेंस बता रहे हो विच इज द डिस्प्लेसमेंट, कि आपको घर कैसे आना है. व्हाट अ पॉइंट? In the same way, when we talk about speed and velocity, so we all know speed is associated only with the magnitude. Suppose you are driving a car, और आपको मैं फोन करता हूं, मैं पूछता हूं भाई आपकी स्पीड कितनी है, और आप मुझे आंसर देते हो कि मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. तो यहां आपने केवल देखो एक नंबर को स्पेसिफाई किया विद अ यूनिट, तो आप क्या बता रहे हो? मैग्नीट्यूड. बट मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी वेलोसिटी कितनी है. अब आप मुझे आंसर देते हो 40 किलोमीटर पर आवर साउथ. तो अगेन सी,
अभी आपने क्या किया, स्पीड तो बताया ही बताया, जो मैग्नीट्यूड को बता रही है वेलोसिटी के, साथ में आपने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दिया. सो नाउ इट इज व्हाट, अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो वी हैव सीन सम ऑफ द इलस्ट्रेशंस ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और मैंने अभी आपको वो इलस्ट्रेशंस बताई हैं जो आपने लोअर क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ी हुई हैं. अभी आप 11th-12th में यू आर गोइंग टू सी अ नंबर ऑफ न्यू क्वांटिटीज जो वेक्टर्स होंगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो आपको कई क्वांटिटीज मिलेंगी नई जो वेक्टर क्वांटिटीज में आएंगी. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर. अब देखो पिक्टोरियल वे में, पिक्टोरियल वे मतलब अगर आपको लेबल करना हो, ड्रॉ करना हो, तो वेक्टर को कैसे बनाते हैं. तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, देखो यहां एक येलो कलर्ड की लाइन बनी हुई है और इस पे एरो बनी हुई है, तो ये जो येलो कलर की अब लाइन हो गई, ये कहलाएगी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी अ लाइन विद अ एरो. जिधर तुमने एरो बनाई है इसको आप कहोगे हेड. ये क्या कहलाएगा, हेड ऑफ द वेक्टर, जो डिनोट क्या करेगा, जो डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी. क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी. जहां ये टर्मिनेट हो रही है ये बताएगा टेल. ठीक है, और जो इसकी लेंथ है, देखो जो आपके वेक्टर की लेंथ है ये डिनोट करता है मैग्नीट्यूड. ये क्या डिनोट करता है, मैग्नीट्यूड. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह ये अप्लाई होना है. और जिस लाइन के अलोंग तुम्हारा वेक्टर एक्ट कर रहा है, देखो एक व्हाइट डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये जिस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एप्लीकेशन, और यू कैन से द लाइन ऑफ एक्शन और द लाइन ऑफ सपोर्ट. ठीक है, इस लाइन को आप कहते हो लाइन ऑफ एप्लीकेशन और द लाइन ऑफ एक्शन और द लाइन ऑफ सपोर्ट. ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पेन को देखो. सो फॉर द टाइम बीइंग आई एम सेइंग इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. ये एरो हो गई इसकी, और ये एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है. तो देखो ये जो इसकी लेंथ है, ये क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और जो एरो है वो क्या बताएगी, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. तो ये वेक्टर ये बता रहा है भाई कि इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली अप. ठीक है, जब आप वेक्टर को लिखते हो, जब आप एक लेटर लिखते हो, तो देखो कई नोटेशंस होती है वेक्टर लिखने की. आप वेक्टर्स यूजुअली लेटर्स से लिखे जाते हैं, लाइक ए बी सी वी एफ सो ऑन. तो आप लेटर लिख दीजिए और उसके ऊपर राइट हैंड एरो लगा दीजिए लाइक दिस. ये एरो का एक्चुअल डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ये लिखने की नोटेशन है. वेक्टर मान लो ऊपर हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, लेफ्ट हो, उससे इसका लिखने का मतलब नहीं है. ये लेटर के ऊपर एरो हमेशा राइट हैंड साइड रहेगी. ठीक, ये सबसे कॉमन नोटेशन होगा, ये हमारा सबसे कॉमन नोटेशन होगा जो हम यूज करेंगे. कई बुक्स में आप देखोगे, स्पेशली जो रशियन ओल्ड टेक्स्ट है लाइक इरोडोव, क्रोटोव, इसमें तुम्हें वेक्टर बोल्ड में भी लिखा मिल जाएगा लाइक दिस. अब क्योंकि जब आप राइटिंग में लिखते हो तो इसमें काफी ज्यादा एफर्ट लगता है, तो हम इसको लिखने में प्रेफर नहीं करते हैं. बट हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं पे अगर आप देखो तो समझ जाओ ये भी वेक्टर की बात हो रही है. इसी तरीके से अगर आप किसी लेटर पे नीचे बार लगा देते हो या ऊपर आप अंडरलाइन या बार कर देते हो, तो ये भी वेक्टर को डिनोट करता है. ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंट नोटेशंस होती है वेक्टर को लिखने की. और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू, द लेंथ डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. देखिए, लेंथ डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर का क्या मतलब है कि जब भी आप वेक्टर की लेंथ बनाओगे, ये प्रोपोर्शनल होगी उसके किसके, मैग्नीट्यूड के. ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी रखेगी उसके मैग्नीट्यूड से. इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपने 100 न्यूटन की फोर्स एक स्केल से ऐसे बनाई. ठीक है, से फॉर द टाइम बिंग की इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर. तो आपने इतनी बड़ी लाइन सेगमेंट को दिखाया 100 न्यूटन की फोर्स. अब आपको अगर 50 न्यूटन की फोर्स बनाना है पिक्टोरियल वे में टू द स्केल, तो वो इसकी आधी बनेगी ना. ये कितनी हो गई, 50 न्यूटन. समझ रहे हो, तो ये इस पॉइंट का मतलब है कि लेंथ, अब देखो लेंथ क्या डिनोट कर रही है, मैग्नीट्यूड. 100 न्यूटन की इतनी बड़ी फोर्स है, ये लेंथ है, तो 50 न्यूटन आधा हो गया तो लेंथ भी आधी हो गई. ठीक है, तो ये मतलब होता है लेंथ डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. ठीक है, तो ये हमने देखा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी. अब देखिए, मान लीजिए आपको सिंपल एक प्रॉब्लम है, अगर आप स्केल से फिगर बना रहे हो. देखो वेक्टर्स आप दो तरीके से बनाते हो.
एक तो आप अभी हम देखेंगे जब वेक्टर्स को हम ऑपरेट करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दो वे होगा। एक तो होगा कि ग्राफिकल वे, सब कुछ हम मेजर करेंगे, सब कुछ हम मेजर करेंगे, कैलकुलेट कुछ नहीं करेंगे। ये वे क्या होता है, ये आपको जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें कम मिलता है, ये फॉरेन बुक्स में ज्यादा मिलेगा। दूसरा वे होगा एनालिटिकल वे, सब कुछ हम कैलकुलेट करेंगे और मेजर कुछ नहीं करेंगे। सब कुछ हम कैलकुलेट करेंगे और मेजर कुछ नहीं करेंगे, वो एनालिटिकल मेथड कहलाता है। तो जब ग्राफिकल वे में आप वेक्टर बनाते हो तो एक पर्टिकुलर स्केल लेके बनाते हो, और जब एनालिटिकल वे में बनाते हो, क्योंकि अपने को तो कैलकुलेट करना है, तो स्केल लेने की कोई नीड नहीं होती है। आप फ्री हैंड स्केचेस बनाते हो क्योंकि आपको कैलकुलेशंस करने हैं, मेजरमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर स्केल से आपको एक फोर्स दी है 220 न्यूटन की, समझिएगा, ये आपको एक फोर्स दी है कितनी, 20 न्यूटन, और आपसे कह रहा है कि अब आपको बनाना है 10 न्यूटन की फोर्स और 40 न्यूटन की फोर्स। तो मान लो आपने ये बनाया, एंड वी आर मेकिंग अप टू अ पर्टिकुलर स्केल। तो फॉर, ये आपकी चॉइस, आप कितना लेंथ इसकी लेते हो। तो मान लो आपने इसकी लेंथ ली से 10 सेंटीमीटर, आपने इसे पेपर में बनाया, कितनी लेंथ लेते हुए, 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप अब 10 न्यूटन बनाओगे तो ये इसका हाफ हो जाएगा ना। अभी वही पॉइंट देखा था ना, लेंथ मैग्नीट्यूड को प्रोपोर्शनैलिटी रखती है। 40 न्यूटन बनाओगे तो 40 न्यूटन विल बी व्हाट, डबल ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका 10 न्यूटन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, 40 न्यूटन हो गया। सिंपल प्रॉब्लम है ना, आपको एक फोर्स दे दी गई 20 की, आपको 10 बनाना है, 20 का आधा हो गया, आपको 40 बनाना है, 20 का डबल हो गया। गॉट अ पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ लेट्स सी द डायरेक्शन ग्रिड। देखिए जब आप वेक्टर्स में प्रॉब्लम्स करोगे, एप्लीकेशंस करोगे, तो कई जगह हमें डायरेक्शन के नोटेशन का यूज होगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। देखो जब आप प्लेन की बात करते हो तो जैसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मान लो आप जहां बैठे हो, अगर आप फ्लोर को देखो तो फ्लोर एक क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप अगर अपने रूम के सीलिंग को देखो तो सीलिंग भी क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर आप सामने वाले वॉल को देखो तो वो कैसी प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो यहां पे देखो, मान लो एक आदमी क्रॉस रोड पे खड़ा है, आप देख रहे हो 4 रोड से इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए ये जो 4 रोड है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिनोट कर रही है, ठीक है। से ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। तो याद रखिएगा ये जो चारों डायरेक्शंस होते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। ये जो हमारे चारों डायरेक्शंस होते हैं किस प्लेन में होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर आप ऊपर जाओगे तो यू विल से वर्टिकली अप, और अगर आप नीचे जा रहे हो यू विल से वर्टिकली डाउन। जब आप इसका फिगर बनाओगे वी विल हैव समथिंग लाइक दिस। तो यूजुअली हम जब पेपर में फिगर बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ये प्लेन याद रखिएगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन की रिप्रेजेंटेशन होती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे आपने अक्सर अगर कभी मैप में देखा होगा, घर के मैप में या बिल्डिंग के मैप में, तो आप देखोगे कॉर्नर में टॉप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पे इस तरीके से वो डायरेक्शन को डिनोट करता है आर्किटेक्ट, जो ये दिखाता है कि कौन सा वे किस डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखा रहा है, ठीक है। तो याद रखना ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। अब अगर आपको कोई चीज ऊपर बनानी है तो वो ऐसे आएगी, आउटवर्ड, वो अभी हम आगे देखेंगे, डॉट से बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का मीनिंग, ओके। अब देखो ये तो 4 आपके प्रॉपर डायरेक्शन हो गए। अब मान लीजिए आपका कोई डायरेक्शन इनके बीच में है, से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है, ठीक है। एंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो देखो इसको आप लिखोगे कैसे, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो जहां पे लैंग्वेज है ऑफ, उसके साथ ये एंगल बनाएगा। तो ऑफ नॉर्थ का मतलब हो गया कि नॉर्थ के साथ वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो नॉर्थ के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। बट अगर मैं आपसे सिंपली ये कह दूं कि नॉर्थ के साथ 30 डिग्री बनाइए, तो आप कहोगे सर ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज है, एक इधर भी देखो राइट साइड भी और एक लेफ्ट साइड भी ना। तो मेरे को स्पेसिफाई करना होगा, अगर मुझे यूनिक डायरेक्शन चाहिए तो मुझे और क्लियरली बताना होगा कि किस साइड आपको 30 डिग्री बनाना है। तो मैंने आपसे कहा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ के साथ 30 डिग्री और किधर टिल्ट कर दो, वेस्ट की तरफ।
देख रहे हो मैंने लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर दिया, वेस्ट की तरफ, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये क्या हो गया 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ऐसे ही देखो, मान लो आपको कोई एक दो और इलस्ट्रेशंस आपको दिखा दे रहा हूं कि एकदम क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंट यूज होना रहता है वेक्टर्स में। मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, और आपने इधर डायरेक्शन बनाया, देखिए ये। ठीक है, आपने इसको लिखा 60 डिग्री। तो अब बताओ आप इसको क्या लिखोगे? तो 60 डिग्री किसके साथ बना रहा है? ईस्ट के साथ। देख रहे हो आप, 60 डिग्री किसके साथ बना रहा है? ईस्ट के साथ। और किसके तरफ टिल्ट है? साउथ की तरफ। तो आप इससे लिखोगे 60 डिग्री। अब बताओ ईस्ट ऑफ साउथ लिखोगे या साउथ ऑफ ईस्ट लिखोगे? तो मैंने अभी आपको बताया जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ ऑफ लगेगा। यहां किसके साथ एंगल बन रहा है? ईस्ट के साथ, तो ऑफ ईस्ट आएगा। और किधर टिल्ट है? साउथ, तो 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये आंसर हो जाएगा इसका, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। वैसे अगर आप इसे देखिए और आपने इस एंगल को बना दिया से 10 डिग्री, तो इसको आप क्या लिखोगे? देखो, तो 10 डिग्री किसके साथ बना रहा है? नॉर्थ के साथ, और किधर टिल्टेड है? वेस्ट की तरफ, तो 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हो गया। गॉट द पॉइंट? अगर 45 डिग्री पे है, ये तो हो गया कि किसी भी एंगल पे है। अगर 45 डिग्री पे है तो मेरे ख्याल से वो हमें बहुत ही लोअर क्लासेस से मालूम है। अगर 45 डिग्री पे है, एंगुलर बाइसेक्टर है ना, से नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो अगर एंगुलर बाइसेक्टर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगर ये कितने पे है? 45 पे है, तो ये तो अपने को मालूम ही होगा, क्योंकि ये हम लोअर क्लासेस से जानते हैं कि अगर एंगुलर बाइसेक्टर है तो आप सिंपली लिख सकते हो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये तो हमारे डायरेक्शंस की नोटेशन हो गई कि किस तरीके से आप डायरेक्शन ग्रिड में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे। ठीक है, ओके। Now already we have seen when you deal with a vector quantity, the vector tells you both about the magnitude as well as the direction of a physical quantity. मान लीजिए आप एक इक्वेशन लिखे, वेक्टर F is 10 न्यूटन। ठीक है, आपने ये इक्वेशन लिखी। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये इक्वेशन सही होगी? क्या ये इक्वेशन सही है? मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये इक्वेशन बताना क्या चाह रही है या आप क्या बताना चाह रहे थे जब आप ये इक्वेशन लिखे। मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट होगी? तो नो, आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि देखो आपने आरएचएस पे वेक्टर साइन लगा रखी है, सॉरी एलएचएस पे, आरएचएस पे ये होगा, एलएचएस पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपने एक वेक्टर साइन लगा रखी है, यानी ये एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है? वेक्टर को। और आप अगर राइट हैंड साइड देखो, आरएचएस देखो, तो आप केवल क्या बता रहे हो? उसका मैग्नीट्यूड। आप केवल उसका क्या बता रहे हो? मैग्नीट्यूड। तो इट कैन नेवर बी इक्वल, मतलब यू कैन नॉट इक्वेट अ वेक्टर विथ सिंपली द मैग्नीट्यूड। अगर आप एलएचएस पे वेक्टर लिख रहे हो तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना होगा। तो अगर तुमने एलएचएस पे वेक्टर लिखा है तो तुम्हारे आरएचएस पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी होना चाहिए। या अगर आरएचएस पे केवल मैग्नीट्यूड है तो एलएचएस पे भी आपको क्या रखना है? वेक्टर का केवल क्या? मैग्नीट्यूड। तो इस इक्वेशन को सही करने के दो तरीके हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं कहूं ये तो गलत है, ये समझ गए ना, ये जो इक्वेशन है ये गलत है, तो अगर इसको सही करना है तो मैंने कहा आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एलएचएस को वेक्टर ही रहने दो और आरएचएस पे डायरेक्शन को भी ला दो। समझ रहे हो? एलएचएस को वेक्टर ही रहने दो और आरएचएस पे एक डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर दो। वो तरीका आगे हम देखेंगे जहां पे हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर्स। क्या? यूनिट वेक्टर्स, वो ये काम करेगा। दूसरा क्या तरीका है कि आप आरएचएस को मैग्नीट्यूड ही रहने दो, आरएचएस को मैग्नीट्यूड ही रहने दो और एलएचएस पे भी वेक्टर का क्या दिखा दो? मैग्नीट्यूड। एलएचएस पे भी क्या दिखा दीजिए? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वो तरीका अभी हम देख रहे हैं। तो यानी जब आपने ये इक्वेशन लिखी और अगर आप केवल ये बताना चाह रहे हो कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर लिखने के दो तरीके होते हैं। व्हेन यू राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो बेसिकली इसके आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली लेटर लिख दो, जैसे आपने लिख दो F 10 न्यूटन। ये देखिए
वेक्टर साइन हटा दो, सिंपली जो लेटर से वेक्टर को आपने डिनोट किया है वो लिख दीजिए। तो यहां एफ था तो एफ इज 10 न्यूटन। एक तो ये वे है। दूसरा वे ये है कि अगर आप वेक्टर साइन लगा रहे हो, अगर आपने वेक्टर साइन लगा रखी है तो दो वर्टिकल बार बना दीजिए ऐसे। इसको कहा जाता है मॉडुलस। इसे हम कहते हैं मॉडुलस वैल्यू या शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो मॉड। ठीक, तो ऐसे लगा दो वर्टिकल बार और लिख दो क्या, 10 न्यूटन। ठीक है, तो एक तो ये वे है आपका लिखने का किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और दूसरा वे ये है लिखने का। ठीक है, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट्स है। तो यू कैन राइट लाइक दिस, ए इज 5 यूनिट्स, और यू कैन राइट वेक्टर ए और इस पे क्या लगा दीजिए, मॉडुलस, दो वर्टिकल बार इज व्हाट, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड वेज होते हैं फॉर राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, आई एम सेइंग इट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अगर आपने पॉजिटिव बोल दिया तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, बट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, तो व्हाट वी से इट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो इफ यू आर राइटिंग ए or f whatsoever, if you're writing a as the magnitude of a vector, तो a will always be greater than or equal to 0। समझिए, a की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज्यादा ही होगी, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। Now let's see what is the meaning of negative of a vector। देखिए, जब आप नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की बात करते हो तो इट इज बेसिकली अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मान लो जैसे तुमने ये व्हाइट वाला वेक्टर बनाया ऊपर, और आप क्या कर दो, इसी को रिवर्स कर दो, सी इसी वेक्टर को उल्टा कर दो, तो विल देयर बी एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड? यू विल से नो। व्हाई? बिकॉज द लेंथ इज सेम। So when you are simply reversing the vector, there is no change in the magnitude. However, the direction will get reversed. पहले ये किधर था, ऊपर था, अभी किधर आ गया, नीचे आ गया। So when we say about the negative of a vector, it simply means a vector with same magnitude but opposite direction। तो मान लो ये वेक्टर A है, तो अगर आपने उल्टा एक वेक्टर बना दिया सेम लेंथ का, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर A। ठीक है, सो कैन वी से, क्या ये कहना सही होगा कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर A will be equal to modulus of negative of vector A? Can we say the modulus of vector A will be equal to modulus of negative of vector A? आप कहोगे एब्सोल्युटली ये सही होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा ये क्या डिनोट करता है, मैग्नीट्यूड, और अभी हम देख रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होंगे। तो whether you're writing modulus of vector A or whether you're writing modulus of negative of vector A, both will have the same value. In fact, if you see, जब आप वेक्टर ए का मॉडुलस लिखोगे तो वो अगर आपने ए लिखा है देखिए, और अगर आप नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए का मॉडुलस लिखोगे तो ये क्या आएगा, व्हाट यू थिंक, विल इट बी ए और विल इट बी माइनस ए? तो ये भी ए ही होगा, सही है ना? क्योंकि जब तुम ये लिख रहे हो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, भाई मॉडुलस लगा दिया यानी मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, तो वो तुमने ए लिखा है, तो इसका मतलब है ए इज सम नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ए इज सम नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अब अगर तुम नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए ले रहे हो तो इसकी भी जो लेंथ होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो तो वही होगी ना जो वेक्टर ए का होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसकी मीनिंग क्या होती है और इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। देखो, मान लो मैं आपसे पूछूं कि एक ब्लॉक पे एक आदमी राइट साइड फोर्स लगा रहा है और एक आदमी लेफ्ट साइड फोर्स लगा रहा है, से 10 न्यूटन और इधर भी 10 न्यूटन, और मैं अब आपसे पूछूंगी व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, यू विल से नो फोर्स विल एक्ट, नो नेट फोर्स विल एक्ट, द नेट फोर्स विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों की फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। ठीक है ना, क्योंकि भाई वेक्टर्स है, अगर स्केलर्स होते हैं तो आप कहते हैं 10 + 10 20, बट यहां तो ये डायरेक्शन भी इनका काउंट होगा, तो दोनों नलिफाई कर देंगे और नेट फोर्स विल बी जीरो। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है कि जहां जीरो नंबर आता है
बट वो वेक्टर्स में आता है, यानी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी अकाउंट में लेनी होती है, तो हम डिफाइन करते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब देखो इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ध्यान दीजिएगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है बट डायरेक्शन अनडिफाइंड है। अब यहां देखो एक काफी की पॉइंट है, डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, यानी डायरेक्शन इसका डिफाइन ही नहीं है। अब सवाल यहां ये होता है, व्हाई वी आर सेइंग अनडिफाइंड डायरेक्शन। अगर मैं आपसे कहूं जीरो वेक्टर को विजुअलाइज करो, तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि भाई वेक्टर की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को बताती है, और जीरो वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं। तो टेक्निकली जब तुम इसे बनाओगे तो ये पॉइंट बनेगा, क्योंकि पॉइंट का कोई साइज नहीं होती है। तो अगर मैं कहूं जीरो वेक्टर दिखेगा कैसे, तो आप कहोगे इसकी तो कोई साइज होगी नहीं, ये यहां पे एक पॉइंट दिखेगा। तो विल देयर बी एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि अगर मैं पूछूं इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या है, तो आप कहोगे भाई इसका डायरेक्शन तो स्पेसिफिक है ही नहीं, क्योंकि अगर सेगमेंट होता डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तब तो आप कह सकते हैं डायरेक्शन ऊपर होगा या राइट होगा। तो व्हाई वी आर नॉट सेइंग कि इसका डायरेक्शन होगा ही नहीं, वी आर सेइंग इसका डायरेक्शन अनडिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप इसको वेक्टर के फैमिली में काउंट कर रहे हो, आप जीरो वेक्टर बोल रहे हो, और जब आप वेक्टर बोल रहे हो तो डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन है भी और वो स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि पॉइंट की बात कर रहे हो। तो वी से अ जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन। समझिए, हम ये नहीं कहते कि उसका डायरेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया कि इट इज अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, तो अपने आप में सेंटेंस कॉन्फ्लिक्ट करेगा। एक तो आप उस क्वांटिटी को वेक्टर भी बोल रहे हो, फिर आप कह दिए नो डायरेक्शन। तो हम उसके वेक्टर नेचर को रिटेन करने के लिए कहते हैं कि उस पर डायरेक्शन तो है, बट वो डायरेक्शन कोई डिफाइंड नहीं है, नो प्रॉपर नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए ये स्पेस में रिप्रेजेंट कैसे होगा, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक अ पॉइंट, क्योंकि पॉइंट की कोई साइज नहीं होती है। अब आप देखो, कहीं पे अगर आप वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए ऐड करोगे, देखो वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा जीरो वेक्टर। तो यहां पे भी देखो आप वेक्टर साइन लगा रहे हो, समझ रहे हो ना। यहां अगर आप वेक्टर साइन नहीं लगाओगे तो आप सिंपली जीरो लिख दोगे, तो वो मैथ्स का जीरो हो जाएगा। बट वी आर डीलिंग विद अ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर मैथ्स, तो वहां पे हम नंबर जीरो की जगह क्या लिखते हैं, जीरो वेक्टर। समझ गए? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्लाइडिंग अ वेक्टर। अगर आप किसी वेक्टर को स्लाइड करते हो, मूव करते हो, डिस्प्लेस करते हो, कुछ भी कह सकते हो आप, स्लाइड बोलो, मूव बोलो, डिस्प्लेस बोलो, तो उस पे उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। सी सपोज करो मेरे पास ये वेक्टर है, ये इसकी क्या है, लेंथ, और लेंथ क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन। और आपने क्या किया, इस वेक्टर को इसके लाइन पे, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है ना, जो इनविजिबल है, याद है लाइन ऑफ एक्शन मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जिस लाइन के अलोंग वेक्टर एक्ट कर रहा है। तो जस्ट विजुअलाइज कि इसके अलोंग एक लाइन ऊपर जा रही है, नीचे, वो क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। तुमने इसको इसके पैरेलल मूव कर दिया, मे बी ऊपर और मे बी नीचे। तो तुमने इस पेन को ऊपर स्लाइड कर दिया, इसी के पैरेलल, पैरेलल ही हुआ ना जब ऊपर ले जा रहे हो इसी की लाइन पे। तो इज देयर एनी चेंज इन द लेंथ, यू विल से नो। Is there any change in the direction of the arrow? No. So when you are sliding the vector parallel to itself, there is no change. There is no change in the magnitude as well as the direction of the vector. समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो काफी फ्रिक्वेंटली अप्लाई होगा। देखिए, पैरेलल केवल ऐसा नहीं है कि आप लाइन पे स्लाइड कर सकते हो। कैन आई से, अगर तुम इसको साइडवेज स्लाइड कर दो, सी ये यहां पे था, और इसको आप इधर मान लो, आप इसको इसके साइड पैरेलल इधर ला दिए, तब भी ये पैरेलल स्लाइडिंग है, ये भी तो पैरेलल स्लाइडिंग है ना। तो यहां पे भी देखो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं बदल रहा और डायरेक्शन भी कुछ नहीं बदल रहा, सी। ठीक है। तो ये भी आपका देखो, जब आप लाइन पे ऊपर या नीचे ले गए, तो ये भी आप क्या कर रहे हो, पैरेलल स्लाइड कर रहे हो। और जब या उसके साइडवेज आप स्लाइड कर दिए, तो ये भी पैरेलल स्लाइड कर रहे हो। इन केसेस में देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है। Now think, will there be any change in a vector if it is rotated about its tail? अगर आप वेक्टर को उसके टेल के अबाउट रोटेट कर दो, तो क्या वेक्टर में कोई चेंज होगा? Of course होगा. The direction will change. Though the magnitude will remain the same, but direction में बदलाव आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपके वेक्टर की टेल है, ये हमारे वेक्टर की टेल है, और ये से वेक्टर ए है, और आपने क्या किया, इस वेक्टर को इसके टेल के अबाउट रोटेट कर दिया, मे बी क्लॉकवाइज, मे बी एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी चॉइस है, किसी एंगल से।
तो वेक्टर यहां पे आ गया ना, कैन यू सी वेक्टर यहां पे आ गया, देखो तो ये तुमने इसको रोटेट कर दिया। अब देखिए जो वेक्टर यहां पे आ गया इसकी लेंथ तो सेम है, लेंथ सेम है, यानी द मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन हैज चेंज्ड, ठीक है। तो वेन एवर यू आर रोटेटिंग अ वेक्टर अबाउट इट्स टेल, अबाउट इट टेल का मतलब टेल फिक्स है और तुमने घुमा दिया तो वेक्टर में चेंज आ जाता है। अगर वेक्टर में मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ जाए या डायरेक्शन में आ जाए, दोनों में आ जाए, तो आप कहोगे हमारा वेक्टर चेंज हो गया। यानी अगर एक भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एक भी प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो वेक्टर में चेंज आ जाता है। हाँ, एक पर्टिकुलर स्पेशल केस होगा, एक पर्टिकुलर एंगल होगा, एक पर्टिकुलर स्पेशल केस होगा जहां अगर आप वेक्टर को रोटेट करोगे तो वेक्टर वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर लेगा। वो कितना होगा? 360 डिग्रीज ना, 360 डिग्रीज पे अगर तुम घुमा दोगे तो वेक्टर वहीं पे आ जाएगा जहां वो पहले था, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी, जब आप दो वेक्टर्स को बनाते हो तो दो फिगर्स, दो कॉन्फ़िगरेशंस, देखो मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा, कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा? पर्टिकुलर ओरिएंटेशन या पर्टिकुलर सेटिंग। जैसे ये दो पेन है तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, तुमने ऐसे रख दिया, ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है, तुमने ऐसे रख दिया, ये तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशंस बदल रही हैं, ठीक। तो दो बड़ी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होंगी जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करोगे, और जब आप एडिशन के लॉ पढ़ोगे तो एक तो आप पढ़ोगे पॉलीगन लॉ और एक आप पढ़ोगे पैरेललोग्राम लॉ। तो आप देखोगे पॉलीगन लॉ में जब आप वेक्टर्स को बनाओगे, पॉलीगन लॉ में जब आप वेक्टर्स को बनाओगे तो वो टेल टू हेड बनेंगे, और पैरेललोग्राम लॉ में जब आप वेक्टर्स को बनाओगे तो वो टेल टू टेल बनेंगे, ठीक है। तो हमें इन दोनों फिगर्स में बहुत ही फ्लुएंट होना चाहिए कि हम फिगर्स कैसे बनाएंगे, और आगे इनकी कुछ स्किल्स देखेंगे कि कैसे एंगल पता लगाएंगे, वेक्टर एंगल अभी देखेंगे क्या होता है। तो देखिए जो टेल टू हेड फिगर होता है वो इस तरीके से बनता है, पहले वेक्टर के टेल पे दूसरे की हेड बनेगी, और टेल टू टेल में क्या होगा? दोनों वेक्टर्स की टेल्स कॉन्साइड करेगी, दोनों वेक्टर्स की टेल्स कॉन्साइड करेगी, कैन यू सी। तो मान लो ये आपने वेक्टर ए बनाया और देखो ए के हेड पे दूसरे वेक्टर से बी की टेल है, तो ये फिगर आपका क्या हो गया? ये हो गया टेल टू हेड फिगर। क्या हो गया? टेल टू हेड फिगर। और आपने अगर ऐसे बनाया है, देखो ये वेक्टर ए बनाया और ये आपने वेक्टर बी बनाया, और दोनों की आपकी टेल्स क्या कर रही है? कॉन्साइड कर रही है, तो ये कौन सा फिगर हो गया? टेल टू टेल फिगर, ठीक है। तो बेसिकली व्हाइल वी विल बी अप्लाइंग डिफरेंट लॉज ऑफ वेक्टर, वी विल सी कुछ लॉ में, जैसे मैंने बताया पॉलीगन लॉ में ये फिगर्स का यूज होगा, और पैरेललोग्राम लॉ में इस फिगर का यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था वेक्टर्स का, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, स्लाइडिंग का क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, टेल टू टेल और टेल टू हेड फिगर्स का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। अब सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर एंगल, क्योंकि जितने भी आप ऑपरेशंस वेक्टर्स में करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सब में उस प्रॉपर्टी का यूज होगा, वेक्टर एंगल का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे वेक्टर एंगल क्या होता है, उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और कैसे हम फिगर्स में बनाते हैं वेक्टर एंगल जब आपको फिगर को टेल टू हेड बनाना हो और टेल टू टेल बनाना हो। और उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि हाउ वी कैन ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, ओके।